हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं सीबीएसई ने जो आपका सिलेबस रिड्यूस किया है फॉर सेशन 2020 टू 21 उसके बारे में। ठीक है, तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट द सब्जेक्ट बायोलॉजी और उसका सब्जेक्ट कोड होता है 044। ठीक है, इसके अंदर क्या है, आपके कुछ चैप्टर कंप्लीटली रिमूव कर दिए गए हैं, कुछ के अंदर क्या है, कुछ पोर्शंस है जिसको क्या है डिलीट कर दिया गया है। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले जो स्टार्टिंग में ये पैराग्राफ दे रखा है, ये आई थिंक ये पीडीएफ हर किसी बच्चे के पास होगी। ये स्टार्टिंग में जो पैराग्राफ दे रखा है, इसके अंदर आपको इतनी समझने वाली कोई बात नहीं है। इसके अंदर ये बताया गया है कि कोई भी सिलेबस तैयार होता है, पहले उसका एम्स और ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करना पड़ता है, उसके बाद उसकी प्लानिंग होती है एंड देन उसकी इम्प्लीकेशन होती है। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया कि हमने जो सिलेबस तैयार किया है आपके लिए फॉर क्लास +1 एंड +2, उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो ये आपको इतनी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम सीधा आ जाते हैं हमारे कोर्स के स्ट्रक्चर पे। पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट क्लास +1 एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स क्लास +2। हम यहाँ पे करेंगे सिर्फ थ्योरी पोर्शन से डील। ओके, देखो क्लास +1 के अंदर क्या है, आपका पूरा सिलेबस को 5 यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया गया है और आपका टोटल 70 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, हम थ्योरी पोर्शन की बात करें, प्रैक्टिकल्स 30 मार्क्स के होंगे, वो अलग है। ओके, तो इसके अंदर जो आपकी स्टार्टिंग में है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म 15 मार्क्स का, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स 8 मार्क्स का, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन 15 मार्क्स का, प्लांट फिजियोलॉजी 15 का एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी 17 मार्क्स की, और टोटल मिला के हो गया आपका 70 मार्क्स का पेपर। ओके, तो आज हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट चैप्टर है सिलेबस के अंदर द लिविंग वर्ल्ड। ओके, लिविंग वर्ल्ड को पूरा का पूरा कट नहीं किया गया है। इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, लिविंग क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज एंड टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, बायनोमियल नोमेनक्लेचर से वहां तक पढ़ना है। ठीक है, तो इसके अंदर डिलीट क्या क्या पोर्शन किया गया है, दैट इज टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स। ठीक है, टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टेक्सोनॉमी, दैट इज म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, हर्बेरिया, बोटानिकल गार्डन, की ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, कि आपको नोमेनक्लेचर से आगे, बायनोमियल नोमेनक्लेचर से आगे पढ़ना ही नहीं है। उस सब पे आप क्या है छोटा सा कट मार सकते हो कि इसके आगे अब हमें नहीं पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं चैप्टर सेकंड की तरफ, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये आपका क्या है, पूरा का पूरा चैप्टर आ रहा है बेटा। इसके अंदर कुछ खास कट नहीं किया गया है। देखो स्टार्टिंग में वही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आता है सेल एंड फीचर्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई इनटू मेजर ग्रुप्स, और उसके बाद क्या है लाइकेंस, वायरस और वायरस। यही पढ़ा था हमने सेकंड चैप्टर के अंदर। तो आपका सेकंड चैप्टर क्या है, एज इट इज आ रहा है, उसके अंदर कुछ भी रिडक्शन नहीं है। ओके, मूविंग टुवर्ड्स थर्ड चैप्टर, दैट इज प्लांट किंगडम। इसके अंदर क्या है, कुछ चेंजेस हैं। देखिए इसमें क्या क्या करना है आपको, सेलिएंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इनटू मेजर ग्रुप, दैट इज एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। ठीक है, इसके अंदर आपका एंजियोस्पर्मी और एंजियोस्पर्म्स कट हो चुका है, आपको सिर्फ पढ़ना है जिम्नोस्पर्म तक। ओके, और इसके में अंदर भी क्या क्या पढ़ना है आपको, सेलिएंट एंड डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स एंड अ फ्यू एग्जांपल ऑफ ईच कैटेगरी। देखिए इसके अंदर भी आपको क्या है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपको उसके मेन पॉइंट्स पता होने चाहिए, उसके कुछ ऐसे करेक्टर पता होने चाहिए जिसको क्या है एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से अलग क्यों है, एंड प्लस उनके कुछ एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। इतना ही शॉर्ट के अंदर आपको पढ़ना है चैप्टर 3, दैट इज प्लांट किंगडम। ओके, मूविंग टू अब हम बात करते हैं चैप्टर 4 की, दैट इज एनिमल किंगडम। ठीक है, एनिमल किंगडम के अंदर कुछ भी रिडक्शन नहीं हुआ है। इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई कर दिया वही ऊपर वाली बात। देखिए सेलिएंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, नॉन कोऑर्डिनेट अप टू फाइला लेवल। ठीक है, नॉन कोऑर्डिनेट्स कहाँ तक पढ़ने हैं, फाइला के लेवल तक, और कोऑर्डिनेट्स पढ़ने हमें क्लास के लेवल तक, वही हम पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, देखो सेलिएंट फीचर्स एंड डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ यू एग्जांपल्स एंड ईच कैटेगरी। ठीक है, तो मतलब ये है कि आपको चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के अंदर डिटेल में नहीं जाना है, उसके आपको सेलिएंट फीचर पता होने चाहिए, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से अलग कैसे, उसके डिस्टिंग्विश फीचर आपको पता होना चाहिए, प्लस आपको क्या है कुछ एग्जांपल्स याद होने चाहिए हर एक कैटेगरी के। ओके, तो इसके साथ क्या आपकी जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, खत्म होती है। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स सेकंड यूनिट, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, इसके अंदर देखो इसके अंदर भी काफी रिडक्शन हुआ है। दैट इज फर्स्ट चैप्टर था हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, दैट इज चैप्टर नंबर 5। ठीक है, इसके अंदर हमें कहाँ तक पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी ऑफ इन्फ्लोरोसेंस एंड फ्लावर तक,
समझ में आया? फ्लावर से आगे जो भी पार्ट था आपका वो नहीं पढ़ना है। देखिए स्टार्टिंग के अंदर जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ रखा है मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स, सीड, ये सब कुछ आपका नहीं पढ़ना है, सिलेबस में कट हो चुके हैं। आपको क्या पढ़ना है? सीधा मॉर्फोलॉजी ऑफ इनफ्लोरेसेंस इन फ्लावर, उसके आगे मॉर्फोलॉजी ऑफ इनफ्लोरेसेंस पढ़नी है और फ्लावर के बारे में डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, कैलिक्स और वो सब आ गया, एस्टिवेशन वो सब आता है, प्लेसेंटेशन वो सब। ठीक है, ये पढ़ना है आपको। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ ओनली वन फैमिली करनी है, किस किस के बीच में से? सोलेनेसी और लिलिएसी के बीच में से। ठीक है, तो फेबियसी क्या है, हमें फैमिली बिल्कुल भी नहीं करनी है, हमें क्या है इन दोनों में से कोई भी एक फैमिली करनी है। ओके, सोलेनेसी कर लो चाहे आप लिलिएसी कर लो। ठीक है, ये चैप्टर हमने कर रखा है, इसकी पूरी वीडियो मेरे चैनल पे भी अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 6 दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जो हमने पढ़ा था बट वो क्या किया इन्होंने सिलेबस से ही खत्म कर दिया गया है। तो चैप्टर 6 पे क्या है, पूरे पे कट मार सकते हो कि ये चैप्टर अब हमें नहीं पढ़ना। नेक्स्ट है चैप्टर 7 दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसमें क्या किया, बहुत मेजर रिडक्शन हुआ है किस चीज के बारे में, कि जो आपका स्टार्टिंग में एनिमल टिश्यू पढ़ते हैं ना हम यहाँ पे, जहाँ पे 4 टाइप के हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू से आगे नहीं पढ़ना है कुछ भी। ये मैंने बताया था ना, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी करना है हमें, कुछ इनवर्टिब्रेट्स या वर्टिब्रेट्स की आप कोई भी एक कर लेना, कोई 2 कर लेना, वो कुछ भी नहीं पढ़ना। ठीक है, वो सबका सब क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। हमें सिर्फ पढ़ना है एनिमल टिश्यू। बच्चों ये तो आप 9th क्लास में पढ़ के आ रहे हैं, इसके अंदर तो कुछ ज्यादा मुश्किल ही नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट 3 की, दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, ये यूनिट ऑलमोस्ट है सेम टू सेम जैसे आपकी बुक के अंदर दी हुई है, वो इसके अंदर से कुछ क्या है रिडक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसके अंदर क्या पढ़ना है, सेल थ्योरी, सेल एज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में, प्लांट और एनिमल सेल, उसके सेल एनवेलप, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और सेल ऑर्गेनेलिस के स्ट्रक्चर और फंक्शन, जैसे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, प्लास्टिड, माइक्रोबॉडी, साइटोस्केलेटन, सीरिया, फ्लैचेला, सेंट्रियोल्स एंड न्यूक्लियस। ठीक है, इसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। नेक्स्ट है बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना है हमें, नेक्स्ट सेल साइकिल एंड डिवीजन पढ़ना है। ये सेम टू सेम जो आपकी बुक के अंदर सिलेबस है वही है, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम चेंज की बात करते हैं, दैट इज अकरिंग यूनिट 4 दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर जो चेंज हुआ है वो। ठीक है, तो इसके अंदर देखो बच्चे, आपके जो सिलेबस चैप्टर हैं 11 और 12 दोनों के हैं पूरे कट कर दिए गए हैं। जो आपके इस यूनिट को समझने के लिए बेसिक चीजें थी कि वे कैसे प्लांट के पास सब्सटेंस आते हैं, कैसे सब्सटेंस वापस जाते हैं, वो सब तो क्या बिल्कुल ही कट कर दिया गया है। तो आपको चैप्टर 11 चैप्टर 12 पे आपको कट लगा लेना है कि हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं, हमें सीधा पढ़ना है चैप्टर 13 दैट इज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। इस चैप्टर के भी क्या है, हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, तो इसके अंदर भी क्या हम बेसिक ही पढ़ेंगे। दैट इज क्या, फोटोसिंथेसिस एज अ मीन्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर फोटोसिंथेसिस अपना कैसे रोल प्ले करता है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती कहाँ है, इसके अंदर से कौन कौन सी पिगमेंट इन्वॉल्व है। तो पिगमेंट का भी सिर्फ आपको क्या है एलिमेंट्री आइडिया होना चाहिए, जैसे क्लोरोफिल ए बी सी। आपने मेरे को स्टार्टिंग में एक बार पूछा भी था ना, जब एल्गे वाला टॉपिक चल रहा था कि मैम ये डिफरेंट टाइप के क्लोरोफिल क्यों होते हैं, क्या काम करते हैं, तो वो सब हम इसके अंदर क्या है पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है फोटोकेमिकल एंड बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, फोटो रेस्पिरेशन, C3 और C4 पाथवे और फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है चैप्टर 14, ये भी आपको पढ़ना है। इसके अंदर क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन, TCA साइकिल और ETC साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, ये भी एरोबिक में आता है। नेक्स्ट एनर्जी रिलेशन के नंबर ऑफ ATP कितने मॉलिक्यूल जनरेट हुए, एम्फीबॉलिक पाथवे क्या होते हैं और रेस्पिरेटरी कोशेंट या RQ क्या होता है। ठीक है, यही है उस चैप्टर के अंदर, आप NCERT अगर फॉलो करोगे तो। ओके, नेक्स्ट है आपका चैप्टर 15 जिसके अंदर क्या है कुछ रिडक्शन हुआ है। क्या रिडक्शन हुआ है इसके अंदर, जो आपका सिलेबस है वो कर दिया बिल्कुल 10th क्लास के लेवल का, जिसके अंदर क्या है प्लांट रेगुलेट, जो ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं या प्लांट हार्मोन्स जो हमने पढ़े थे 10th क्लास में, दैट इज ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइन, इथाइलिन और ABF, उसी चीज को क्या है थोड़ा सा हम और डिटेल कर लेंगे, ताकि उसके अंदर क्या इंक्लूड कर देंगे उनकी डिस्कवरी। ठीक है, अब आपकी बुक के अंदर देखो सिलेबस के अंदर ये सब है, सीड जर्मिनेशन फेज ऑफ प्लांट, ग्रोथ रेट, कंडीशन, सीड डोरमेंसी, फर्टिलाइजेशन, फोटो प्रोड्यूसिंग, ये सब क्या है
कट हो चुका है। तो इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना, सिर्फ जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, फाइटो हार्मोन्स है या प्लांट हार्मोन्स है, सिर्फ उनके बारे में। ओके, अब हम आते हैं हमारी लास्ट यूनिट की तरफ, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर क्या है, चैप्टर जो 16 है दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पूरा कट कर दिया गया है। ओके, अब हम पढ़ेंगे सीधा चैप्टर 17 दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, नेक्स्ट है चैप्टर 18 दैट इज बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन, ये भी पूरा पढ़ना है। चैप्टर 19 दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्शन एंड एलिमिनेशन, ये भी पूरा पढ़ना है। नेक्स्ट है चैप्टर 20 दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, इसके अंदर कुछ रिडक्शन हुआ है, क्या क्या देखो, इसके अंदर टाइप ऑफ जो मूवमेंट्स होते हैं सिलियरी, फ्लैजिलर और मस्कुलर, ये नहीं पढ़ना है। स्केलेटल सिस्टम के बारे में नहीं पढ़ना, जॉइंट के बारे में, ठीक है, कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं वो सब कुछ नहीं पढ़ने हैं। तो ठीक है, तो इसके अंदर आपको और भी इजी कर दिया है, आपको स्केलेटल सिस्टम पढ़ना है सिर्फ, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन क्या होते हैं और मसल कॉन्ट्रैक्शन का क्या प्रोसेस है, क्या मैकेनिज्म है, सिर्फ वो पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट है चैप्टर 21 दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसको भी आपके लिए शॉर्ट कर दिया गया है कि इसको आपको क्या जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स तक ही पढ़ना है। इसके अंदर जो आगे होता है रिफ्लेक्स एक्शन, सेंसरी परसेप्शन, सेंस ऑर्गन क्या होते हैं, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर एंड फंक्शन थी, इस सिलेबस के अंदर आई और ईयर के दोनों क्या है कट कर दिया गया। तो ये चैप्टर सिर्फ आपको यहाँ तक पढ़ना है, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स तक। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा लास्ट चैप्टर दैट इज केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। ओके, ये चैप्टर क्या है हमें अच्छे से पूरा का पूरा पढ़ना है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, जो आपका हार्मोन एक्शन का जो मैकेनिज्म है ना, उसका सिर्फ हमें एलिमेंट्री आइडिया पता होना चाहिए, उसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, और सब क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, ये था आपका सिलेबस ऑफ क्लास +1 थ्योरी एग्जामिनेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिलेबस ऑफ क्लास +2। जी, क्लास +2 आपका सिलेबस तो पहले से ही कम था और उसके बाद तो और कम हो गया, तो मैम अब तो डबल मजे आ गए हमें, है ना। देखो, आपका क्लास +2 का जो थ्योरी का पेपर आएगा बायो का, वो आएगा आपका 70 मार्क्स का, प्रैक्टिकल आपका 30 नंबर का है। ठीक है, तो इसके अंदर आपके जो यूनिट्स हैं उनको क्या कर रखा है, अलग अलग नंबर दे रखा है। ये आप तो क्या करते हैं, +1 और +2 का जो सिलेबस है वो इंटीग्रेशन में पढ़ाते हैं। तो 1 2 जो आपके 5 यूनिट्स है वो +1 के, 6 7 8 9 10 करके +2 के इकट्ठे इंक्लूड कर देते हैं, तभी यहाँ पे यूनिट 6 7 8 9 लिखा। ठीक है, 6 यूनिट रिप्रोडक्शन की वो आएगी 14 मार्क्स की, जेनेटिक्स आएगी आपकी 18 की, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर 14 की, बायोटेक्नोलॉजी 12 की, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी 12। ठीक है बेटा, जितना सिलेबस रिड्यूस हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग आपके पास बेस्ट चांस है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हो। और मैं तो ये कहती हूँ कि ज़्यादा क्या, 70 आउट ऑफ 70 ही स्कोर करने चाहिए आपको। ठीक है, तो देखिए आपके सिलेबस में क्या क्या रिडक्शन हुआ है। सबसे पहले तो आपका फर्स्ट चैप्टर ही उड़ा दिया। क्या नाम था फर्स्ट चैप्टर का, किसी को याद हो तो? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये देखो फर्स्ट चैप्टर आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा क्या है, डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो सीधा हमें पढ़ना स्टार्ट करना है चैप्टर 2 से, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, इसके अंदर आपको कोई चेंज नहीं है, यही सब पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, फ्लावर के स्ट्रक्चर से लेके लास्ट में फ्रूट फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसके अंदर भी कोई चेंज नहीं है। जो आपके प्लेसेंटा फॉर्मेशन, पार्चुरेशन, लैक्टेशन, इसका हम ऑलरेडी ही एलिमेंट्री आइडिया ही पढ़ते हैं, इसके अंदर हम कोई भी टीचर का भी ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका चैप्टर 4, वो भी क्या है आपका जिस तरीके से आपके बुक के अंदर दिया गया है वही यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें भी कोई खास चेंज नहीं है। फिर आते हैं हम चैप्टर 5 की तरफ, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, मतलब जेनेटिक्स हमने सेम टू सेम ऐसी कैसी ही की हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये भी चैप्टर के हैं आपका सेम टू सेम है जो आपके बुक के अंदर दिया गया है। इसके अंदर आई थिंक मुझे लग रहा है कि राइज जीनोम प्रोजेक्ट एक्स्ट्रा है। ठीक है, और स्ट्रक्चर ऑफ RNA भी एक्स्ट्रा, क्योंकि इसके अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ DNA पढ़ते हैं, RNA का नहीं पढ़ते हैं शायद। ठीक है, तो ये दोनों चीजें मुझे इसके अंदर ज्यादा लगी, और आपको क्या है टाइम टू टाइम जो आपके डिटेल है वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आपका एक और चैप्टर था, चैप्टर नंबर 7 दैट इज इवोल्यूशन, जो आपको नहीं पढ़ना है, जो आपके सिलेबस से बिल्कुल खत्म कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे यूनिट 8 दैट इज बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इसके अंदर क्या है चैप्टर 8 है दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, इसको क्या है पूरा पढ़ना है, यही सब टॉपिक हमने पढ़े हुए हैं और इसकी वीडियो क्या है इस चैनल पे भी अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट है चैप्टर 10, तो इसके बीच में चैप्टर 9 कहाँ गया,
वो क्या है, डिलीट हो गया। ठीक है, कौन सा, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, जिसको क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है आपके सिलेबस से। अब सीधा आएंगे हम चैप्टर 10 पे, दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, द मोस्ट इजीएस्ट एंड मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर ऑफ क्लास +2। ठीक है, इसके वीडियो भी इस चैनल के अंदर आपको अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट 9 के बारे में, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है, इसके अंदर सिलेबस क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग ही पढ़ते हैं हम चैप्टर 1 के अंदर, उसके प्रिंसिपल और प्रोसेसेस कैसे होते हैं, और सेकंड चैप्टर के अंदर हम उसकी एप्लीकेशन ही पढ़ते हैं, आपका जो सिलेबस है उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी यूनिट 10, दैट इज इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। ठीक है, इसके अंदर आपको जो चैप्टर 13 है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ये सेम टू सेम है, इसके अंदर कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। उसके बाद है आपका चैप्टर 14, अरे 14 का है, 14 को तो कट कर दिया ना, देखो चैप्टर 14 इकोसिस्टम डिलीटेड। ओके, नेक्स्ट देखो चैप्टर 15 है आपका बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। ठीक है, इसको पढ़ना है, यही आपके बुक के अंदर दिया हुआ है, इसी अकॉर्डिंग सिलेबस, इसके अंदर कोई खास ज़्यादा चेंज है वो नहीं है। उसके बाद आता है आपका लास्ट चैप्टर, दैट इज एनवायरमेंटल इश्यूज, चैप्टर 16, जिसको क्या कर दिया आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया। ठीक है, तो अब आपके टोटल कितने चैप्टर डिलीट हो गए हैं, 5 चैप्टर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई भी दिक्कत होनी चाहिए 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करने में। ठीक है, ये आप सबके लिए क्या है, बहुत अच्छा चांस है 2020 to 2021 वाले स्टूडेंट्स के लिए, कि आप क्या हैं, बोर्ड के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगी, मेरा जो अगर पर्सनल अगर आप राय माने, तो पहले आप अपना जो बोर्ड का सिलेबस है ये कवर करें, उसके बाद आपके जो सिलेबस जो कट कर दिया है, जो आपके एग्जाम में नहीं आ रहे हैं, उनको भी आप एक बार ज़रूर पढ़ें, ताकि क्या है, बाय चांस जब आप नीट का एग्जाम दें या आप किसी और टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें, तो आपको क्या उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, आपको उस लेवल तक प्रिपेयर मत करो कि हमें, ठीक है, अभी बोर्ड के एग्जाम में लिखना कैसे, बट ये है कि आपको एक बार उस चीज़ का एलिमेंट्री बेसिक आइडिया ज़रूर होना चाहिए। ओके, गुड लक फॉर योर फ्यूचर। That's all for today. I hope you have learned a lot. If you enjoyed the video, then like it, share this with your friends, and subscribe to Dream Knowledge for more fresh content. Thank you.